हेलो स्टूडेंट्स, कल पार्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या हैं। आज पार्ट सेकंड के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि कंपनी के प्रकार क्या हैं, कंपनी कितने प्रकार की होती है। हम बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने कल ऊपर मोटे मोटे तौर से पढ़ा था कंपनी 3 प्रकार की होती है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जिसमें नाम से ही पता चल रहा है एक ही पर्सन हो, जिसमें एक ही मेंबर हो, उसे हम 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। यहाँ पे कई बार हमें कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि एकल व्यापारी जो है ये भी तो 1 पर्सन कंपनी माना जा सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस को समझने के लिए हम इसके ऊपर पहले चर्चा करते हैं। पहले मैं इसकी समानता बता देती हूँ आपको। देखिए, 1 पर्सन कंपनी है, इसके अंदर एक ही मेंबर होता है, एक ही व्यापारी होता है, और जो एकल व्यापारी है उसमें भी एक ही होता है व्यक्ति। तो इन दोनों में अंतर कहाँ आया? इसमें अंतर आएगा इनके उत्तरदायित्व का। जो ये 1 पर्सन कंपनी का जो ये मेंबर है, इसका उत्तरदायित्व सीमित होगा, सीमित उत्तरदायित्व होगा और पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा। सीमित दायित्व से मतलब कि जिस हद तक उसने इस कंपनी की मेंबरशिप ले रखी है सिर्फ उसी तक ही ये अपना उत्तरदायित्व वहन करेगा, अपनी निजी संपत्तियों से ये कंपनी की हानियों की पूर्ति नहीं करेगा। लेकिन जो एकल व्यापारी है इसका असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व से मतलब कि यदि एक व्यापारी को, सबसे पहले आप ये समझिए एकल व्यापारी होते क्या है। सामान्य छोटी मोटी दुकानें, रेडी वाले, चाय पानी वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, एक छोटी सी दुकान जिसने शॉपकीपर आप जिसे बोल सकते हो, कपड़े का, जूते का, चमड़े का, कोई भी XYZ बिजनेस है, वो एकल व्यापारी जिसे एक व्यक्ति संभालता है उसे हम कह सकते हैं। उनका जो दायित्व होता है ना वो असीमित होता है। असीमित क्यों होता है कि यदि उनके व्यवसाय में लाभ होता है तो सारा का सारा उसी का होता है, और अगर हानि हुई तो भी सारा का सारा जो दायित्व है उसी व्यापारी का है। मान लीजिए यदि जो इस व्यापारी है इस बिजनेस को खत्म करना चाहता है, इस व्यापार को खत्म करना चाहता है, तो अगर उसकी हानियों की पूर्ति उसकी खुद की संपत्तियां नहीं कर पाती हैं, उसके बिजनेस में जितना पैसा है, जितनी संपत्तियां हैं, अगर उसके दायित्वों का वहन नहीं कर पाती तो इस व्यापारी को अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर भी इस दायित्व को पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देती हूँ। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसकी मिनिमम कैपिटल होती है 1 लाख रुपए। यानी एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, कम से कम 2 व्यक्ति होना अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम 2 व्यक्ति होना अनिवार्य है। और एक सामान्य सी बहुत ही फनी सी परिभाषा है, निजी कंपनी वो होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती। इसके बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इसके अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। तो प्राइवेट कंपनी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, इनकी जो मिनिमम कैपिटल होती है इस कंपनी को रन करने के लिए वो 1 लाख रुपीस होती है, और ये अपने अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। तो फिर पब्लिक कंपनी क्या हुई? पब्लिक कंपनी वो होती है जिसकी न्यूनतम पूंजी हो 5 लाख रुपए, इसके साथ कम से कम 7 व्यक्तियों से बननी चाहिए। यानी कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए जो पब्लिक कंपनी का निर्माण करेंगे, और इसके अंश हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो हमने तीनों प्रकार पढ़े। OPC 1 पर्सन कंपनी, इसके लिए एक धारा बनी है, धारा 262 धारा है। ये कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 2 और सब सेक्शन 62 OPC के बारे में बताता है। इसके बाद प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ही बार पूछा जाता है, ये बिजनेस मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है और ये अकाउंटेंसी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए अब हम इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं।
तो देखिए, प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी और पब्लिक कंपनी, यानी कि सार्वजनिक कंपनी, इनमें अंतर समझते हैं। पहला अंतर, प्राइवेट कंपनी वो होती है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं होती। मैंने आपको पहले बताया था एक बहुत ही फनी सी परिभाषा, जो सार्वजनिक कंपनी नहीं होती। अब इसी तरीके से पब्लिक की भी बना सकते हैं हम, कि जो निजी कंपनी ना हो वो सार्वजनिक कंपनी कहलाती है, जो निजी कंपनी ना हो। दूसरी बात इसमें, प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति अनिवार्य हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। 7 व्यक्ति से यदि कम हो तो पब्लिक कंपनी नहीं बन सकती। तीसरा अंतर इसमें हो सकता है कि निजी कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए की पूंजी अनिवार्य है, जबकि पब्लिक कंपनी में 5 लाख रुपए की पूंजी अनिवार्य है। चौथा, निजी कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, जिसे शॉर्ट में पीवीटी, एलटीडी कहा जाता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंत में केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग होता है। अब ये ना, जो बच्चा ये समझते हैं कि यहाँ पे हम प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ लिमिटेड क्यों लिखते हैं, या ये लिमिटेड में क्यों लिखते हैं, तो इसका मैं आपको मीनिंग बता भी चुकी हूँ। थोड़ा सा गौर लगाइए इसमें कि लिमिटेड शब्द का प्रयोग क्यों हुआ, ये आपका अगला अंतर का कारण बन सकता है। जी बिल्कुल, 5वां हुआ इसमें, लिमिटेड शब्द का मतलब है सीमित उत्तरदायित्व के कारण, कि कंपनी का जो फॉर्म है, कंपनी जो व्यवसायिक संगठन है, इसमें इसके मेंबर्स का इससे एक तो पृथक अस्तित्व होता है और सीमित उत्तरदायित्व होता है। जितनी सीमा तक इन्होंने अंशधारी कर रखे हैं, अंश धारण कर रखे हैं, उसी सीमा तक ये अपने उत्तरदायित्व को वहन करेंगे। तो प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट का सूचक है और केवल लिमिटेड है वो सार्वजनिक कंपनी का सूचक है। 5वां अंतर इसमें हम बता सकते हैं कि जो निजी कंपनी है इसमें अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। अब आप कहेंगे कि मैम अंश हस्तांतरण होता क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। आप लोगों ने सभी ने शेयर मार्केट का बहुत अच्छे से नाम सुना होगा। शेयर मार्केट में क्या होता है, प्रतिपल शेयर्स खरीदे जाते हैं, प्रतिपल बेचे जाते हैं, ठीक है। उसे ही अंश हस्तांतरण, कि जब आप पैसों के बदले में, किसी निश्चित प्रतिफल के बदले में अपने अंशों को किसी और को दे दें, उस पर अधिकार है वो किसी और को स्थानांतरित कर दें, उसे अंश हस्तांतरण कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो अंश हस्तांतरण से मतलब है अंशों की खरीद या बिक्री। तो निजी कंपनी की अंशों की खरीद की बिक्री पर प्रतिबंध होता है। इसकी वजह क्या है कि सेबी का इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब सेबी इन पे पूरा कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध ही माना गया है। और पब्लिक कंपनी पर अंश हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कंपनी जिसे चाहे जहां चाहे अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि एक निजी कंपनी जनता से अपना पैसा आमंत्रित नहीं कर सकती। एक निजी कंपनी जनता से पूंजी या कोष आमंत्रित नहीं करेगी। अब ये पूंजी और कोष आमंत्रित करने से मतलब समझाते हैं आपको। इसका मतलब ये हो गया कि निजी कंपनी जब भी खोली जाएगी तो अपने खुद के स्रोतों से पैसा लेके आएगी, चाहे खुद के बैंक बैलेंस से लाए, कहीं से मांग के लाए, कहीं से उधार लाए। जनता से वो पैसा नहीं लेके जा सकती। ऐसा सिक्योरिटी कॉज की वजह से होता है, सुरक्षा कारणों की वजह से होता है। अगर निजी कंपनी पर, क्योंकि सार्वजनिक कंपनियां होती हैं उन पर सरकार का नियंत्रण होता है, निजी कंपनियों पर नियंत्रण लगभग नगण्य होता है। तो ये अगर पैसा डूब जाए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जनता से पूंजी या कोष को आमंत्रित यहाँ पर प्रतिबंध है कि निजी कंपनी है वो जनता से पैसा आमंत्रित नहीं कर सकती, जबकि सार्वजनिक कंपनी पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ये जनता से जब चाहे, जिस तरीके से चाहे, जिस अनुपात में चाहे पैसा मंगवा सकती है। तो हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में ये अंतर पढ़े।
फिर से फटाफट एक रैपिड रिवाइज कर रही हूँ। सार्वजनिक कंपनी नहीं है, निजी कंपनी नहीं है, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए निजी कंपनी में, पब्लिक में 7 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कम से कम पूंजी 1 लाख हो और पब्लिक कंपनी में कम से कम 5 लाख पूंजी चाहिए। ये प्राइवेट लिमिटेड सफिक्स का यूज करते हैं, ये पब्लिक कंपनी ओनली लिमिटेड सफिक्स का यूज करती है। यहाँ अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध है निजी कंपनी में, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। छठा, जनता से पूंजी या कोष आमंत्रित करना प्रतिबंधित है प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक कंपनी में नहीं है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि तीनों कंपनियों के प्रकार क्या है, तीनों को अलग अलग से हमने डिफरेंशिएट किया। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और अगर नहीं भी पूछा जाता है तो इसका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से बन जाता है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि अंश पूंजी क्या है, किस प्रकार होती है, कैसे मांगी जाती है। तो बहुत ही, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हम लोगों को पूरा पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मैं आपको कम समय में बहुत अच्छा नॉलेज देने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि कंपनी की जो पूरी की पूरी कैपिटल है ये फ्रैक्शंस में डिवाइडेड होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन्हें हम अंश कहते हैं, और जो भी इन अंशों को खरीदेगा वो अंशधारी कहलाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अंश ऐसी कोई वस्तु नहीं है। अंश एक दस्तावेज है, एक प्रपत्र है जिस पर कंपनी की स्टाम्प लगी हुई होती है, उसे अंश कहा जाता है। ठीक है, तो अंशधारी उसे बोलते हैं। अब है कि कंपनी के अंश पूंजी में पैसा किस प्रकार मंगाया जाता है। तो ये जो कंपनी के अंश हैं ये गुणकों में इनका मूल्य होता है। इनका जो मूल्य है गुणकों में होता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए इत्यादि तरीके से, है ना, जिसे हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे गुणकों में होता है। मान लीजिए कोई अंश है 100 रुपए का, तो कहने का मतलब अगर एक अंश का मूल्य 100 रुपए है तो अंशधारी जितने भी अंश खरीदेगा उन अंशों को जब हम इस संख्या से गुणा करेंगे तो उसकी अंश पूंजी हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या कंपनी जो है वो जनता से सारा का सारा पैसा एक बार में मंगवा लेती है। तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बात करी थी कि जो कंपनी है, अगर हम इसकी थ्योरी प्रोसेस को लगातार पढ़ने बैठे ना तो हम महीनों तक आराम से पढ़ सकते हैं, और हर दिन हम नया टॉपिक, नई चैप्टर और नई बातों को ध्यान में रख सकते हैं, नया पता हमें चलेगा। 100 के गुणकों में होती है। कंपनी का खुद का ये इसमें निर्णय होता है कि वो सारा का सारा पैसा एक साथ मंगवाती है या अलग अलग। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी है वो कुछ विशेष मांगों के रूप में पैसा मंगवा सकती है। इसमें पहला होता है एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं आवेदन। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि केवल एप्लीकेशन ही एकमात्र ऐसी मांग है जिसमें पैसा पहले आता है और जो खाते हैं वो बाद में बनाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन आवेदन, उसके बाद है अलॉटमेंट, यानी पैसा प्राप्त हो गया, अब उन अंशों का आवंटन करो, अंशों को बांट दो, जिसने जितने मांगे हैं उनको उसी हिसाब से दीजिए। उसके बाद इसमें आती है फर्स्ट कॉल यानी कि प्रथम मांग, फिर आती है द्वितीय कॉल यानी कि सेकंड कॉल या द्वितीय मांग। अब ये कितनी भी हो सकती है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये कंपनी की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन एक बात आपको पता चल जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेकंड कॉल से ज्यादा का नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सेकंड कॉल से क्वेश्चन ज्यादा आगे बढ़ता है तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा और आप एग्जाम में इसके फिक्स ड्यूरेशन में आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको सेकंड कॉल तक ही पूछ सकता है। तो हम ध्यान रख लेंगे कि कंपनी के प्रोसीजर में पैसा मंगाने की विधि अधिकतम 4 किश्तों में होती है। पहली किश्त को एप्लीकेशन बोलते हैं, दूसरी को अलॉटमेंट, तीसरी को फर्स्ट कॉल और चौथी को सेकंड कॉल। अब इनके जो आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज करिए। बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू।